ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, यानी कि रुके हुए नहीं होते। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, यानी कि ग्लोब को अपन घुमा सकते हैं उंगलियों से। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं को के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है, झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी कि अक्ष उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर वो पृथ्वी ग्लोब घूमता है। एक स्थान पर घूमने को अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। उसके दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि ग्लोब में तो सुई है, लेकिन वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है उस पर कोई सुई नहीं है। वो अपने अक्ष पर अपने आप घूमती रहती है। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जो काल्पनिक दो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसको कहते हैं विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी का जो ग्लोब का जो हिस्सा हमको सामने से दिखाई देता है वो पृथ्वी का आधा ही भाग होता है। उसके दो भाग होते हैं, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ या बिंदु है। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक किसी सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता। अक्षांशों को किस में मापा जाता? अंश में। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। यानी कि जो विषुवत रेखा है वो शून्य अंश को दर्शाती है, शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश या 1/4, यानी 90 अंश, यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा ध्रुव को उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी 90 डिग्री तो उत्तरी ध्रुव दिखाता है और 90 डिग्री अंश दक्षिणी ध्रुव को दिखाता है।
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतया इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। यानी महाराष्ट्र में चंद्रपुर, अपना महाराष्ट्र भारत का राज्य है, वहाँ पर चंद्रपुर, और ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त से 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिटेज विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो भारत का जो चंद्रपुर है वो 20 अंश उत्तर ध्रुव में है और ब्राजील वाला हॉरिटेज विषुवत वो 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री या 20 अंश उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिटेज 20 अंश दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। महत्वपूर्ण जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता चला जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश उत्तर ध्रुव, 90 उत्तर अक्षांश उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 अक्षांश दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री अंश उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66.5 से 1/2 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण ध्रुव वृत्त है। इसके बाद में आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। यानी जो हमारी कर्क रेखा और जो मकर रेखा है दोनों के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय में ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसे कौन सा कटिबंध कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर सबसे अधिक इस गर्मी होती है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध क्यों कहलाते हैं? कि जो सूर्य है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। अब देशांतर क्या है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।